डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज, सपोज करिए कि ये कोई चार्ज है। क्या होता है हम अभी देखेंगे। ये मैटर ही है, मैटर का एक नेचर है जिसके थ्रू एक मैटर दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो यहां पर ये रिपेल कर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। एक साथ दोनों नहीं हो सकते, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, तो इधर अट्रैक्ट और रिपेल, ये मटेरियल का नेचर है, ये मैटर का नेचर है। तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, दिस इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, दिस इज द फंडामेंटल property of matter by virtue of it can attract or repel to other particle. Types of charges. Types of charges. There are two types of charges. Number 1, positive charge. Number 2, negative charge. और ये याद रखना चाहिए हमें कि ये बेसिकली स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। और इसका एसआई यूनिट होता है कूलम। ये साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और हम ये भी जान लेते हैं कि 1 कूलम is equals to 3 into 10 raised to 9 electrostatic unit, or 3 into 10 raised to 9 Franklin. Franklin is also another unit of charge. ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और फ्रैंकलिन दोनों एक ही बात है। अब हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं चार्जेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखें, पहली प्रॉपर्टी, दे एग्जिस्ट विद मास। मास कंपल्सरी है। Without mass, charge is not possible. Without mass, charge is possible. So they exist with mass. Second property, they are transferable.
Transferable means they can be transferred from one body to another. देखते हैं. Transferable means on rubbing जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तभी चार्ज ट्रांसफर होता है. तो दो इफेक्ट दिखते हैं. मान ले हम वूल और ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं. वूल एंड ग्लास रॉड इसको रब करते हैं तो क्या होता है? wool is positively charged. Wool is positively charged while glass is wool is negatively charged while glass is positively charged. ये था पहला एप्लीकेशन, राइट? इस तरीके से तो ट्रांसफर करके रब करने से क्या होता है? ग्लास रॉड और वूल में वूल पर नेगेटिव चार्ज और ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आया. और दूसरा एक पैरेलल एक्सपेरिमेंट, प्लास्टिक को फर के साथ अगर रब करें, प्लास्टिक एंड फर या वूल, तो क्या होता है? प्लास्टिक या एबोनाइट भी बोलते हैं. प्लास्टिक को एबोनाइट नहीं बोलते. प्लास्टिक या एबोनाइट को अगर हम फर या वूल के साथ रब करें तो सेम रिजल्ट्स आते हैं. प्लास्टिक इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड फर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. राइट? ऐसा होता है. तो इस होल प्रोसेस को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ये पूरी प्रोसेस होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर होना, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना रबिंग के थ्रू. फ्रिक्शनल, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी नेगेटिवली चार्ज, तो इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट हो रही है. राइट? तो ये हो गई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में generally electrons can transfer from one body to another body. Generally electrons can transfer from one body to another. Second property is charge is quantized. Charge is quantized means that can be in integer form.
क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि इंटीजर फॉर्म में है, यानी कि काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दैट कैन बी काउंटेड। ओके, नेक्स्ट इज चार्ज इस क्वांटाइज्ड का एक एग्जांपल है q इक्वल्स टू n, वेयर n इज इंटीजर नंबर, मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग। q चार्ज है और e चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर मैं बता देता हूं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6, वो भी नेगेटिव का होता है, into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जैसे कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्जेस अब हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते वो खुद में कंजर्वेटिव तो वैसे भी होती है। चार्जेस कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, अब इसका भी एग्जांपल कैसे देखेंगे, इनहेलेशन या प्रोडक्शन के थ्रू। इनहेलेशन का मतलब डिस्ट्रैक्शन, हम जनरेट कर सकते हैं या इनहेलेट कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझाऊंगा, जैसे पेयर प्रोडक्शन, पेयर, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि चार्ज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअल में हम नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज से अलग कर रहे हैं। अगर जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है तो न्यूट्रल होता है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की वैल्यू उतनी रहेगी। जैसे मैं बताता हूं, गामा रे फोटोन, पेयर प्रोडक्शन में एक गामा रे फोटोन की अगर मैं बात करूं, ये बंडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी मान सकते हैं। तो गामा रे फोटोन है, इससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होगा। ये तो पता ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन में लिख देता हूं, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पर दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अलग अलग है, इसलिए दोनों मिल जाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन ऑफ चार्ज या डिस्ट्रॉय ऑफ चार्ज नहीं बोल सकते इसे, ये दोनों साथ में मिल जाते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव का इफेक्ट खत्म हो जाता है, राइट। और इसके बाद में आता है पेयर इनहेलेशन। इसको मान लेता हूं एग्जांपल ए, एग्जांपल बी, पेयर इनहेलेशन। तो सपोज करें यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, दोनों मिलकर के 2 गैमा रे फोटोन बनाएंगे, राइट। और एक रेडियो एक्टिविटी भी हम इसमें देख सकते हैं। इसमें भी चार्ज रिलीज होता है, ट्रांसफर होता है। 92 रेडियो एक्टिविटी, जो भी मटेरियल अपने आप रेडिएशन फैलाते हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स रेज निकालते हैं, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे कि अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज, गामा पर नेगेटिव, और गामा पर न्यूट्रल और बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 92 यूरेनियम 238
90 थोरियम 234 एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। तो इस तरीके से रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा कि कैसे यूरेनियम से चार्ज रिलीज हुआ और वो थोरियम में कन्वर्ट हो गया। इस पर अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जितने टाइप के भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हम कवर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली नीट। तो सपोज करिए क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन विद द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन रबिंग। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। weight of the body on rubbing। तो इसका न्यूमेरिकल नहीं है, ये क्वेश्चन है, जस्ट कोई न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है। तो अब हमें ये नहीं पता किस बॉडी से किस बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब ट्रांसफर तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो सपोज करो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन निकल के गए तो वो बॉडी हैवी हो जाएगी। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में ये पता ही नहीं है कि किधर से क्या रिलीज हो रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी टू सेकेंड और सेकेंड बॉडी टू फर्स्ट बॉडी। तो चलो हम देखेंगे इसे। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, डिपेंड्स ऑन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन किस से किस पर जा रहे हैं, जिस पर जाएंगे वो हैवी हो जाएगा। सो दिस में इंक्रीज और डिक्रीज। राइट तो अभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक और इसी टाइप से क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे मैं कुछ ऑप्शंस लिख रहा हूं, फाइंड करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन मैंने लिखा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल is conserved। सेकेंड स्टेटमेंट हम लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल चार्ज the magnitude of the total charge, और उसमें भी ओनली पॉजिटिव, is conserved in universe। Third option is the magnitude of total negative charge
is conserved. And last option is the magnitude of the total charge in universe is conserved. ओके, अब हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन में जनरेट और डिस्ट्रॉय हो रहे थे, मतलब मर्ज होकर के वैल्यू को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव से मिलाकर के न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व नहीं है। पॉजिटिव चार्ज तो वेरी करता है, ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी वेरी करता है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिल गए तो पॉजिटिव की भी कमी हो जाएगी अलग सेंस में और नेगेटिव की भी कमी हो जाएगी अलग सेंस में, इसलिए दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिवर्स इज कंजर्व। चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। क्या हम नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव से मिक्स करके मर्ज करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते? तो चार्ज पार्टिकल तो कंजर्व हुआ ही नहीं। लेकिन हाँ, जितना नेगेटिव है यूनिवर्स में उतना ही पॉजिटिव है, ठीक है। अब चाहे हम इसको अलग अलग रखें या मर्ज कर दें तो टोटल चार्ज इन यूनिवर्स कंजर्व रहेगा, राइट। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। मान लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अभी भी जितना पॉजिटिव नेगेटिव है मर्ज करने के बाद भी जीरो तो हो गया, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो इस सेंस में टोटल चार्ज इन यूनिवर्स इज कंजर्व इज राइट आंसर, और ये वाला भी गलत हो गया, राइट। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स if an object contains n1 protons and n2 electrons, then what would be the net charge on object? Net charge on an object जी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो दोनों को मर्ज करके नेट चार्ज तो रिड्यूस होगा। इसलिए मैं बोल सकता हूं N1e दिस इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो टोटल पॉजिटिव है, और ये टोटल नेगेटिव चार्ज है। तो ये हो जाएगा N1 माइनस N2 E, ये हो जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन minus 6.25 into 10 raised to 3 कूलम चार्ज। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला बाय Q इक्वल्स टू N। चार्ज है, मैग्नीट्यूड लिखते हैं यहां पर 6.25 इंटू 10 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19। दिस इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n। जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3.9062 इंटू 10 रेज़ टू 22 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, राइट। ये हो गया n। क्या हो गया?
एन, एन की वैल्यू मिल गई हमें, राइट। तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि कितने चार्जेस होंगे, चार्ज पार्टिकल्स। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड। अब इसके बाद इसी चैप्टर में हम डिस्कशन करते हैं चार्जिंग थ्रू कंडक्शन एंड इंडक्शन। टॉपिक है चार्जिंग थ्रू कंडक्शन एंड इंडक्शन, राइट। तो कंडक्शन फिजिकल कांटेक्ट से चार्ज करना होता है और इंडक्शन इंड्यूस करा के। मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंडक्शन की, तो इंडक्शन में मैंने टू बॉडीज को वेरी क्लोज रखा हुआ है, दोनों कंडक्टिंग बॉडी है। ये याद रखें, इंडक्शन का प्रॉपर प्रोसेस कंडक्टिंग बॉडीज के थ्रू ही होता है। मैंने इनिशियली इसको चार्ज मान लिया, ये इनिशियली चार्ज्ड है, राइट। कैसी है? इनिशियली चार्ज्ड, इनिशियली पॉजिटिवली या निगेटिवली कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिवली या निगेटिवली में मैंने पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और इसको मैंने ले लिया इनिशियली अनचार्ज्ड। इनिशियली अनचार्ज्ड यानी कि इस पर इनिशियली चार्ज Q इक्वल टू 0 था और इस पर चार्ज Q था, राइट। और इसको देखते हुए थोड़े समय के बाद हम ऐसे कनेक्ट करेंगे थोड़ा, कि जब ये इसके साथ थोड़ी समय तक रहता है। अच्छा, ये याद रखें, ये कंसीडर कर लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों का रेडियस सेम है, राइट। रेडियस अलग अलग होता है तो क्या होता है उसको हम बाद में सोचेंगे। पहले एक यूनिक मेथड लेकर के चलते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें रेडियस दोनों के सेम है। तो रेडियस दोनों के सेम है, अलग अलग भी हुआ तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस चार्ज डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इससे हुआ क्या कि इसका पॉजिटिव चार्ज इधर पर ज्यादा डेंसर हो गया, इस तरीके से चार्ज हुआ। अब यहां पर क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है तो इसका निगेटिव चार्ज पुल आउट होगा। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा रैंडम होता है, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होती है दोनों में ही और यहाँ पर कम, और इसका पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन से पीछे चला जाता है, दूर चला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये इंड्यूसिंग चार्ज है, इंड्यूसिंग चार्ज, और ये इंड्यूस्ड चार्ज है, इंड्यूस्ड चार्ज। अब बात आती है पॉजिटिव वाला इंड्यूस्ड चार्ज है निगेटिव वाला, आंसर है दोनों ही अलग अलग इंड्यूस्ड चार्ज है। तो ये याद रखना है, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी, नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी 0 होता है, राइट। यहां पर मैं नोट लिख देता हूं, क्योंकि जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। यहां पर देखो निगेटिव आ रहा है, वही पॉजिटिव आ रहा है। तो नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड, क्योंकि ये नेगेटिव को ड्रेन होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा है और ना ही इस नेगेटिव को
पॉजिटिव को ड्रेन होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, वैसे ही इस नेगेटिव को भी ड्रेन होने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रहा। तो इसलिए वो चार्ज सेपरेट होकर के रहेगा उसी बॉडी पर। तो नेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आइसोलेटेड बॉडी इज जीरो, राइट। आइसोलेटेड है तो ही जीरो, हाँ, अदरवाइज जीरो नहीं। अगर हम इसको किसी दूसरी बॉडी पर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं तो पॉजिटिव वाला चला जाएगा और नेगेटिव वाला बच जाएगा। तो इसके लिए हमें आइसोलेटेड वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। आइसोलेटेड नहीं है तो फिर सेम मैग्नीट्यूड में दोनों चार्जेस नहीं होंगे, दोनों मतलब नेगेटिव वाला चार्ज पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगा। और एक चीज और बता दूं, सपोज करते हैं इन दोनों के बीच का जो गैप है सेंटर टू सेंटर वो d है, कितना d, और रेडियस है r एंड r मिलाकर के टोटल टच करा दिया जाए तो 2r है। अगर मैं बोलूं कि d अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2r, एग्जैक्टली टच नहीं कराना है, थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है। अगर मैं बोलूं d अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2r है तो क्या होगा? तो आंसर है इंड्यूसिंग चार्ज इक्वल टू इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, राइट। यानी कि ये वाला चार्ज जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये चार्ज इस पूरे पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा, या मैं ये भी कह सकता हूं ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि बहुत ही क्लोज है तो लगभग इसका पूरा इफेक्ट इस पर आएगा, राइट। तो ये होता है कंडीशन जिसको हमने डिस्कस करना था। तो ये याद रखिए, इंड्यूसिंग चार्ज इक्वल टू इंड्यूस्ड नेगेटिव और इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब एक कंडीशन और देखते हैं कि चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। तो ये हमने बात करी थी किसकी? इंडक्शन की। इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। चार्जिंग थ्रू कंडक्शन, चार्जिंग कंडक्शन, कंडक्शन का प्रोसेस समझेंगे थोड़ा और देखते हैं वो क्या होता है। सपोज करते हैं कि यहां पर मैंने 2 स्फीयर्स लिए, रेडियस r एंड रेडियस r। इनिशियली इस पर चार्ज q था और इस पर इनिशियल चार्ज q इक्वल टू 0 था, तो इस पर चार्ज मैंने q बना रखा है। अब देखते हैं, अब एक वायर के थ्रू दोनों को हम कनेक्ट करेंगे। किसके थ्रू? वायर के थ्रू। जब मैंने इसको वायर के थ्रू कनेक्ट किया, करके दिखाता हूं, ये वायर के थ्रू, या दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में आपस में ही टच करा सकते हैं, तो इससे इस पर चार्ज फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर हो रहा है फ्लो ऑफ चार्ज। तो फाइनली इस पर चार्ज बचेगा, कितना फ्लो हो जाएगा? दोनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि रेडियस दोनों के सेम है, तो q/2 एंड q/2। तो यहां पर मुझे लगता है कि चार्ज इरेज हो गया, इस पर चार्ज प्लस q था
तो इस पर इनिशियल चार्ज 0 था, राइट। दोनों के रेडियस कैसे थे, r एंड r सेम थे। तो यहां पर हमने कंडक्शन करा दिया। क्या करा दिया, क्योंकि वायर से कनेक्ट किया तो कंडक्शन हो गया, फिजिकल कांटेक्ट। ओके, अब कंडक्शन के प्रोसेस में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी होगी, वो ये है कि फाइनल चार्ज on each identical sphere is half of the initial charge on first sphere. Half of the initial charge of first charged sphere. इसका मतलब देखो, यहां पर पहले Q चार्ज था, ये इनिशियली फर्स्ट स्फीयर था, फर्स्ट स्फीयर, और ये सेकेंड था, राइट। वो फर्स्ट स्फीयर और ये सेकेंड स्फीयर है। तो फर्स्ट स्फीयर पर इनिशियली चार्ज Q था, तो ईच स्फीयर, ईच आइडेंटिकल स्फीयर पर देखो, फर्स्ट स्फीयर का जो इनिशियल चार्ज है उसका हाफ हाफ चार्ज बच रहा है ना, यानी कि Q का Q/2 एंड Q/2 हो गया। तो ये हो गया नोट 1। अब नोट 2 देखते हैं। सपोज करो कि ये लाइटली चार्ज होता तो भी इससे इस पर चार्ज फ्लो होता। अगर कम चार्ज है ना तो भी चार्ज ज्यादा चार्ज वाले स्फीयर से कम चार्ज वाले पर फ्लो होता है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि इफ सेकेंड स्फीयर इज इनिशियली चार्ज्ड and charge is less than first one, इस वाले पर जो इनिशियल चार्ज था उससे कम चार्ज अगर इस पर होता, राइट, मतलब ये कुछ हल्का फुल्का इनिशियली चार्ज होता तो भी इससे इस पर चार्ज फ्लो होकर के आता ही आता। Yet the charge must flow from highly charged to lesser charged sphere. राइट। और थर्ड पॉइंट इज, दोनों स्फीयर पर ऐसे सोचो, दोनों स्फीयर पर फाइनल चार्ज कितना होता, तो आंसर है टोटल चार्ज का हाफ। यानी कि अगर मैं बोलूं कि फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर कंडक्शन, तो ये होगा Q1 प्लस Q2। मान लो फर्स्ट वाले पर Q1 चार्ज था और सेकेंड वाले पर Q2, तो Q1 प्लस Q2/2 ये हो जाएगा फाइनल चार्ज। और हाँ, ये भी बताता चलूं जो मैंने पहले बता रखा है, वेयर Q2 इज लेस देन Q1, सेकेंड वाले पर चार्ज कम है। कम और ज्यादा से इस फार्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इस कंडीशन को जस्ट लिख रहा हूं कि
ऐसा हमने सोचा था, राइट। फाइनल चार्ज हमेशा Q1 प्लस Q2 बाई 2 होगा ईच स्फीयर पर, क्योंकि आइडेंटिकल है। कैसे हैं? आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे तो क्या होगा? यही सोच रहे हो ना? देखो मैं बताता हूं। अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं हुए तो होता क्या है, जानने के लिए थोड़ा सा और समझेंगे। If spheres are not identical, if spheres are not identical, तब उस पर फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो सपोज करते हैं इसकी रेडियस और इसकी रेडियस डिफरेंट है, राइट। इसकी रेडियस मैंने मान लिया R1 और इसकी रेडियस मैंने मान लिया R2 है, राइट। अब देखो, सपोज करो कि इस पर इनिशियल चार्ज Q1 है और इस पर इनिशियल चार्ज Q2 है। अब मैंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये देखना होगा कि रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज यानी कि फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर कितना होगा, वो कैसे निकालते हैं। तो ये याद रखें, फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ये निकालने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, टॉप सीक्रेट मेथड। फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, तो Q1 डैश यानी कि इस वाले पर फाइनल चार्ज मैंने Q1 डैश मान लिया है। तो Q1 डैश इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इनटू रेडियस ऑफ द स्फीयर अपॉन सम ऑफ द रेडियस। ये होता है फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर Q1 डैश। ऐसे ही हम Q2 डैश निकालेंगे एंड Q2 डैश, इस पर मैंने Q2 डैश माना है फाइनल चार्ज, राइट। तो Q2 डैश इक्वल टू डैश, हाँ, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट। ये हो गया फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच स्फीयर, अगर रेडियस अलग अलग है तो, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, क्या देखेंगे क्वेश्चन कैसे होता है। तो न्यूमेरिकल में सपोज करिए कि आपको एक स्फीयर है, इस पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है। जनरली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 5 सेंटीमीटर है, इस पर 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, राइट। तो हमें ये भी नहीं पता किससे किस पर चार्ज आएगा, तो हम स्टार्टिंग में तो गैस मारते हैं कि किसी से किसी में भी चला जाए, वो फाइनल आंसर में पता चल जाता है। तो मैंने कनेक्ट कर दिया। फाइंड करना है, फाइंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ईच स्फीयर। रीडिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो इसको सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। सपोज करता हूं मैं कि इस पर आ गया Q1 डैश और इस पर आ गया Q2 डैश। Q1 डैश इक्वल टू 3 प्लस 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय इंटू, डिवाइडेड बाय से पहले 3 बाय 3 प्लस 5। अब यूनिट सेंटीमीटर में है लेकिन रेशियो में ले रहे हैं तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि 5 इंटू 3 अपॉन 8
तो पहले वाली बॉडी पर चार्ज आ गया 15/8। ये अप्रोक्सीमेटली 1.9 आ जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.9 कूलम माइक्रो कूलम, राइट, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, Q1 डैश आ गया। अब Q2 डैश निकालेंगे। Q2 डैश होगा टोटल चार्ज जो कि 5 माइक्रो कूलम है इनटू रेडियस 5/5 + 3 8, तो ये हो जाता है 25 माइक्रोकूलम अपॉन 8, राइट। तो ये लगभग आ जाता है 3.1 माइक्रोकूलम। तो आप देख रहे होगे चार्ज अभी भी कंजर्व है, 1.9 और 3.1 मिलकर के वही टोटल चार्ज बन रहा है जो कि 5 माइक्रोकूलम था। तो Q2 पर चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब चार्ज ड्रेन उसी से हुआ है, इधर से ड्रेन होकर के इधर आया है। यानी कि ये भी जरूरी नहीं होता है कि अगर कम चार्ज है तो वो दूसरे को चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहाँ देखो ये कम है और ये ज्यादा है, फिर भी कम वाले चार्ज ने ज्यादा वाले को चार्ज ट्रांसफर किया। उसकी वजह आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसका रेडियस कम है, तो रेडियस कम है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। कम एरिया है, कम एरिया पर कंपैरेटिवली चार्ज ज्यादा है देखा जाए एरिया के हिसाब से, और यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा है तो चार्ज आसानी से रह सकता है, इसलिए ये उधर ट्रांसफर नहीं कर रहा। ओके ओके।